सोचिए, दो लोग हैं, बिल्कुल एक ही शहर में पले बड़े हैं, मतलब एक ही स्कूल में गए, उनकी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल एक जैसी थी, और दोनों के सामने जिंदगी ने लगभग एक ही जैसी चुनौतियां रखी। बिल्कुल। लेकिन 10 साल बाद अगर हम उन्हें देखें तो एक व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री सोच वाले खोखले दर्शन को नहीं दोहराते। हाँ, जहाँ लोग बस मुस्कुराते हुए सब कुछ ठीक होने का दिखावा करते हैं। एकदम सही। ये किताब उससे उससे कई कदम आगे जाती है। ये इंसान के मनोविज्ञान और उसके विचारों की रचनात्मक शक्ति का एक बहुत ही ठोस सिद्धांत पेश करती है। कैसे? मान लीजिए, एक इंसान जिसके पास सच में अगले महीने का किराया देने के पैसे नहीं है, जो बुनियादी जरूरतों के लिए रोज लड़ रहा है, क्या उसे ये कहना कि तुम्हारी बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना नजरिया बदल लो, क्या ये एक तरह की असंवेदनशीलता नहीं है? ये तो उसके उसके वास्तविक संघर्ष को नकारने वाली बात हो गई। ये बहुत ही बेहतरीन और जरूरी सवाल है, और इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण
पहले मानसिक रूप से और फिर भौतिक रूप से। हाँ, ये इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे शक्तिशाली और व्यावहारिक हिस्सा है। बिल्कुल। इसे अगर हम अपने आसपास देखें तो ये बिल्कुल सच साबित होता है। हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जिस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, या बाहर सड़क पर दौड़ती कोई कार, सब कुछ। हाँ, हर एक चीज कारण है जिसे अक्सर न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान में भी इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक नई कार खरीदने का विचार करता है। मान लेते हैं कि वो एक लाल रंग की खास मॉडल वाली कार है। अगर अचानक से क्या होता है, उसे वो लाल कार सड़क पर पार्किंग में हर जगह दिखने लगती है। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शहर में रातों रात उस लाल कार की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है या अचानक सबने वही कार खरीद ली है। बिल्कुल नहीं, कारें तो पहले भी थी। कारें पहले भी वहीं थीं, उसी सड़क पर चल रही थीं। फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब उस व्यक्ति का ध्यान बदल गया है। विज्ञान की भाषा में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस कहा जाता है। ये हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है। तो ये नेटवर्क काम कैसे करता है? मतलब क्या ये एक तरह का फिल्टर है? हाँ, ये बिल्कुल एक गेटकीपर या फिल्टर की तरह काम करता है। इंसान का दिमाग हर सेकंड लाखों बाइट्स की जानकारी ग्रहण करता है। आवाजें, रंग, तापमान, लोगों के चेहरे। बाप रे, इतनी सारी जानकारी! हाँ, अगर दिमाग ये सब कुछ एक साथ प्रोसेस करने लगे तो क्रैश हो जाएगा। इसलिए आरएएस ये तय करता है कि किस जानकारी पर ध्यान देना है और किसे अनदेखा करना है। और ये इस फिल्टर को सेट कैसे करता है? हमारे प्रमुख विचारों और हमारे विश्वासों के आधार पर। जब उस व्यक्ति ने लाल कार पर अपना ध्यान केंद्रित किया तो उसके आरएएस ने लाल कार को महत्वपूर्ण की श्रेणी में डाल दिया और बाकी सारी कारों को धुंधला कर दिया। अरे तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? क्या हम इंसान अपने दिमाग में एक खास तरह का चश्मा पहन लेते हैं? मतलब ये तो बिल्कुल किसी सोशल मीडिया ऐप के एल्गोरिदम जैसा हो गया। कैसे? अगर कोई इंसान किसी ऐप पर लगातार डर या गुस्से वाले वीडियो देखता है तो वो एल्गोरिदम उसे वैसे ही 100 और वीडियो दिखाने लगता है। ऐप को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो अच्छा है या बुरा, उसे बस ये पता है कि उपयोगकर्ता का ध्यान कहाँ है। बिल्कुल, बहुत सही उपमा है। तो अगर हम समस्या का चश्मा पहन लें तो क्या दुनिया में सिर्फ समस्याएं ही नजर आएंगी? ये सोशल मीडिया वाली एनालॉजी
जिंदगी को एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल की तरह नियंत्रित करने लगते हैं। नोट्स की एक बहुत ही मार्मिक लाइन है जिस पर मैं ध्यान खींचना चाहूंगा। लोग अपने सपनों से नहीं हारते, वे अपने डर से हारते हैं। बहुत गहरी बात है। लेकिन अगर मैं थोड़ा पुशबैक दूं, तो डर तो इंसान को सुरक्षित रखने का एक प्राकृतिक तरीका है ना। मतलब ये तो हमें खतरों से बचाने के लिए बना है। तो फिर ये प्राकृतिक डर एक जेल में कैसे बदल जाता है? ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। हाँ, डर असल में हमें जिंदा रखने के लिए ही विकसित हुआ था। हमारा जो आदिम दिमाग है उसका काम हमें मतलब शेर या भालू से बचाना था। हाँ, ताकि हम शिकार ना बन जाए। लेकिन आज के आधुनिक समाज में सड़क पर शेर नहीं घूम रहे हैं। लेकिन हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने तरीके से काम कर रहा है। अब उसने सामाजिक अस्वीकृति, बिजनेस में असफलता या किसी नए शहर में जाने को उसी शेर की तरह जीवन पर खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अच्छा, यानी दिमाग हर नए अनुभव को एक जानलेवा खतरे की तरह प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल। और खुद को इस काल्पनिक खतरे से सुरक्षित रखने के लिए इंसान अपने मन में कहानियां गढ़ने लगता है। वो खुद को समझाता है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे लिए देर हो चुकी है, या मेरे परिवार में तो किसी ने ऐसा किया ही नहीं। और ये उसे सुरक्षित महसूस कराता है। हाँ, ये कहानियां उसे उस चुनौती का सामना करने से बचा लेती हैं। उसे एक झूठी सुरक्षा का एहसास होता है। और फिर इंसान खुद को ही वो कहानी बार बार सुनाने लगता है, दिन रात। हाँ, और जब एक ही कहानी को रोज दोहराया जाता है तो वो महज एक कहानी नहीं रह जाती, वो उस इंसान की पहचान बन जाती है। पहचान बन जाती है। तब उसकी लड़ाई बाहरी दुनिया की किसी प्रतियोगिता से नहीं रह जाती, बल्कि अपने ही मन से, अपने ही संदेश से और उन्हीं कहानियों से हो जाती है जो वो खुद को सुना रहा है। ये एक ऐसी अदृश्य जेल है जिसकी दीवारें मैं नहीं कर सकता वाले विचारों से बनी हैं। और जब तक वो अपनी ही बनाई इन कहानियों से बाहर नहीं निकलता, तब तक कोई भी विजुअलाइजेशन काम नहीं आ सकता। ये